ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो मे भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ। बिकॉज अभी लाइट चली गई है। ठीक है, अभी एक दो दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट स्नेहा आप कह रहे हो, तो फोर्थ पॉइंट में ये है कि बिहेवियर जो था ना इन पार्टिकल्स का, जैसे कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो भी डिफ्लेक्शन देख रहे थे, पॉइंट ए और सी जो हमने देखा था वैसा नहीं था, बल्कि इसका जस्ट ऑपोजिट था। ठीक है, मतलब कुछ अलग था। कहने का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे होगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होगे किधर कैथोड रे पार्टिकल्स में, तो वहां पर क्या आ रहे होंगे, कैथोड रे पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव वाली जो साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड की उधर मूव कर रहे होंगे, क्योंकि कैथोड पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और उसी तरीके से आप यहाँ पर ये देखो कि अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें या कैनाल रेस की बात करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी जिधर वो नेगेटिव होगी, मतलब पोलैरिटी जिधर नेगेटिव होगी उधर की तरफ ही मूव कर रहे होंगे। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे। अच्छा, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने कैथोड रे का मॉडिफिकेशन किया एंड उसमें इन्होंने जब गैस जो यूज करी वो जब हाइड्रोजन यूज करी, तो हाइड्रोजन क्या था, मतलब हाइड्रोजन का जो मतलब आयन बना था, ये जो कैटायन बना था, वो सबसे छोटा था और सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था। ठीक है, एंड इसको क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया। तो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी कि लाइक हाइड्रोजन में से इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, आयनाइज कर दिया उसको, और हमें क्या मिल गया, H प्लस मिल गया, यानी कि प्रोटॉन मिल गया। ठीक है, दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल was characterized in 1990. Later a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of atom. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मतलब न्यूट्रॉन की जो रिसर्च है वो यहाँ पर होने लग गई कि दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था वो चैडविक ने किया था। ठीक है, 1932 में, बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। तो जब इन्होंने क्या करा कि एक इन्होंने बेरिलियम की थिन शीट ली और उसको अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करवाई, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स की फायरिंग करवाई उसके ऊपर, और उससे जो ये न्यूट्रॉन्स के बारे में पता लगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स वर एमिटेड। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रल जो पार्टिकल्स हैं जिनका मास थोड़ा सा ज्यादा था, हल्का सा ज्यादा था, किससे, प्रोटॉन से, जबकि ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये रिलीज हुए थे जब अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग जो है बेरिलियम की थिन शीट पे करवाई गई थी। तो ये वाले जो पार्टिकल्स है इसको चैडविक ने नाम दिया था न्यूट्रॉन्स। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। ठीक है, तो अभी इसको टेबल को देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक लाइक यहाँ पर एक नेमोनिक रहता है, ये हम नेमोनिक लाइक मैंने भी याद करा है कि ईट पर नाच करके होता था, कि आपको अगर लाइक ये पता करना है कि कौन सा वाला पार्टिकल किसने डिस्कवर किया था, तो ये ईट का मतलब ई इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो किया था वो किया था थॉमसन ने। ठीक है, और पर में जो पी है ये क्या है, प्रोटॉन है, और इसको किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन है इसको किया था चैडविक ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद टेबल जो इन्होंने दी है 2.1, ये टेबल दे रखी है। तो ये टेबल देख लो, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ई हो गया,
प्रोटॉन का p हो गया, न्यूट्रॉन का n हो गया, ये इनके चार्जेस दिए 1.6 इंटू 10⁻19। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल पार्टिकल है। रिलेटिव चार्ज ये -1 हो गया, +1 हो गया और ये 0 हो गया। मास यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, 1.6 इंटू 10⁻27 ये आपका क्या है, प्रोटॉन का है, और उतना ही आपका न्यूट्रॉन का है। बस हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, न्यूट्रॉन का हल्का सा ज्यादा होता है। ठीक है, मेरे को ये बताओ यहाँ से देख के कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है या प्रोटॉन का मास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कैसे? बताओ भाई, बाकी लोग सो गए क्या? सॉरी सर, प्रोटॉन का ज्यादा होगा क्योंकि उसके जो 10 की पावर है वो कम है। ठीक है। तो 10⁻31 का मतलब ये है कि वो डेसिमल में और पीछे जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो सबसे कम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सबसे कम, फिर मास ऑफ प्रोटॉन उसके बाद, फिर उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। तो अब उसके बाद है एटॉमिक मॉडल्स की कहानी। लाइक क्या है कि अब हमें ये पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमें इंग्रेडिएंट्स पता लग गए इलेक्ट्रॉन किन किन चीजों से बनता है। अब एटॉमिक मॉडल्स का मतलब ये है कि अब इनका अरेंजमेंट देखा जाएगा, अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग थ्योरीज बताएंगे। कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में वाटरमेलन की तरह होते हैं, कोई बोलेगा आगे के इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कोई कुछ बोलेगा। तो अलग अलग यहाँ पर एटॉमिक मॉडल्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, observations obtained from the experiments mentioned in the previous section have suggested that Dalton's individual atom is composed of subatomic particles carrying positive and negative charges। तो डाल्टन्स की जो थ्योरी थी वो यहाँ पर अब गलत साबित होती है, बिकॉज अब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल चुका था। द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर। तो यानी कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पर डिस्कवर हो गए उसके बाद क्या क्या जो साइंटिस्ट के सामने यहाँ पर प्रॉब्लम आई, वो ये कि टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो इसके अंदर बैठे हुए हैं, ये आपस में बैठकर स्टेबल कैसे हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल क्यों नहीं बन जाते। तो पहली चीज यहाँ पर स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग है। दूसरी चीज, टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका जो बिहेवियर है उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग चीजें हो सकती हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से, उन चीजों को देखना। तीसरा, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, यानी कि अलग अलग एटम्स जो हैं अलग अलग यहाँ पर कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स कैसे बना पाते हैं, इस चीज को समझना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एटम्स, यानी कि एटम्स की लाइक एक प्रॉपर्टी थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो एटम्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रिलीज करते हैं या एमिट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं और ये सारी चीजें कैसी होती हैं उसको समझना। ठीक है, तो different atomic models were proposed to explain the distribution of these charged particles. Although some of these models were not able to explain the stability of atom, two of these models, one proposed by J.J. Thomson and another proposed by Ernest Rutherford, are discussed below। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम प्लम पुडिंग मेडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मेडल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो जे जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम possesses a spherical shape। तो इन्होंने ये बताया कि एक एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, मतलब एक फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, जिसकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर होती है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। 10⁻10 का मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, 10⁻10 मीटर के आसपास होती है। इन विच द पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि हर जगह एक सा बटा हुआ होता है। ठीक है, the electrons are embedded into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement। और इसी के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके एम्बेडेड होते हैं, सो दैट कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट दे पाए। बेसिकली इन्होंने और इसके नाम भी बताए थे अलग अलग, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल हो गया, रेजिन पुडिंग हो गया, या वाटरमेलन मॉडल हो गया। तो थॉमसन ने अपने मॉडल में ये बताया था कि भाई ये जो एटम है वो एटम किसकी तरह दिखता है, हमें वाटरमेलन की तरह दिखता है। तो वाटरमेलन में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उसके ब्लैक वाले जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं,
बीच बीच में रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी उसका पल्प होता है वाटरमेलन का, वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, उसके बीच में क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बताया था थॉमसन ने अपने मॉडल में, ठीक है। तो this model can be visualized as a pudding or watermelon of positive charge with plums or seed electrons embedded into it, ठीक है। यही जो चीज मैंने बताई। An important feature of this metal is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। तो इसमें ये चीज भी बोली गई कि इसका जो मास होता है पूरे एटम का, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम के अंदर। लेकिन बाद में जब अलग अलग डिस्कवरी होती है, जैसे कि आपका अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि पूरे एटम का जो मास है वो उसके सेंटर यानी कि न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन उससे पहले जब थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब क्या होता है, उसने जब अपने शुरू शुरू में अपनी जो सोच बनाई या जो भी चीजें उसने करी, रिसर्च करी इसके ऊपर, तो उसने ये पाया कि भाई ये जो मास है इसका पूरा पूरे एटम के अंदर बटा हुआ होता है। तो ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी तो बताने में ये मतलब क्या था, सक्सेसफुल था कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव इसके अंदर कैसे एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। लेकिन बाद में इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उन रिजल्ट्स को ये प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है। तो जे थॉमसन को यहाँ पर नोबेल प्राइज भी मिलता है फिजिक्स में 1906 में, फॉर हिज थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस। तो गैसेस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करती हैं, उस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी यहाँ पर थॉमसन को दिया गया था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है उसके बाद रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड अपना यहाँ पर जो है क्या लेके आए, मॉडल लेके आए। पहले थॉमसन ने दिया, फिर रदरफोर्ड ने दिया। तो रदरफोर्ड ने पहले क्या करा, एक यहाँ पर वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स कौन कौन थे, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्टन बॉम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल। इन्होंने क्या करा, ये सेंटर में आप देख सकते हो पीले कलर की जो छोटी सी फॉइल दिख रही है, गोल्ड फॉइल है, ठीक है। इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई। और रदरफोर्ड का जो ये फेमस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.5। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान ये भी रखना, ठीक है। इसे देखो, हम रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और इसको हम गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, ये इसके स्टूडेंट्स थे। तो इन स्टूडेंट्स ने भी इसके साथ में ही किया था, ठीक है। तो अल्फा रे रदरफोर्ड का जो अल्फा रे एक्सपेरिमेंट है, उसको इस नाम से भी जाना जाता है, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ये लाइक फिजिक्स में भी पहले कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट को हम गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, a stream of high energy alpha particle from a radioactive source was directed at a thin foil that is thickness of 100 नैनोमीटर गोल्ड मेटल। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, गोल्ड मेटल की बहुत ही पतली सी, जिसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर है, और 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो 10⁻⁹ को 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 10⁻⁷ मीटर। इतनी पतली सी जो है थिन फॉइल ली यहाँ पर गोल्ड की, और उसके ऊपर अल्फा अल्फा पार्टिकल जो है उनकी बॉम्बार्डिंग करवाई, ठीक है, फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स। तो यहाँ पे हमने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया, और उससे जो है हमने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई गोल्ड मेटल के ऊपर, जो इसकी फॉइल थी। द थिन गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। देखो यहाँ पर ये जो आपको गोल्ड फॉइल दिख रही है, इसके चारों तरफ ये सर्कुलर क्या लगा रखी है, प्लेट लगा रखी है, स्क्रीन लगा रखी है। और ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जो कि जिंक सल्फाइड की, जैसे अभी हमने कैथोड रे ट्यूब में ऊपर देखा था। तो व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रक द स्क्रीन, अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट। तो हमने ऊपर भी देखा था, जैसे कि कैथोड पार्टिकल्स जो होते थे, जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाके पड़ते हैं, तो एक ब्राइट स्पॉट बनता था, एक चमक आती थी। वैसे ही अल्फा पार्टिकल की एक खास बात थी कि अल्फा पार्टिकल जब स्क्रीन पे आके टच करेंगे इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, तो एक छोटी सी फ्लैश आएगी लाइट की, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो द रिजल्ट्स ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। तो अभी तक क्या था कि ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ये थॉमसन के मॉडल को देखते हुए चल रहा था कि भाई हमने पतली सी फॉइल ले ली है, इतनी पतली फॉइल ले ली है कि इसमें ये जो मतलब एक फॉइल है उसके अंदर एक एक एटम है सपोज, ठीक है। मतलब एक एक एटम उस फॉइल के अंदर है, उसकी थिकनेस इतनी पतली है। तो इसके बाद इन्होंने ये देखा कि जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है वो कुछ अलग ही थे। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था भाई,
थॉमसन ने बोला था कि सारा का सारा जो मास है पूरे एंटायर एटम में जो है बिखरा हुआ होता है, पूरे एटम का जो मास है पूरे एटम के अंदर बिखरा हुआ होता है इवनली, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स हैड इनफ एनर्जी टू पास डायरेक्टली थ्रू सच अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल इससे आराम से पास हो जाते हैं। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल्स वुड स्लो डाउन एंड चेंज द डायरेक्शन ओनली बाय स्मॉल एंगल्स एज दे पास थ्रू द फॉइल। तो पहले ये सोचा गया था एज पर थॉमसन मॉडल की भाई ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ये पहले स्लो डाउन होंगे जैसे ही वो टकराएंगे और उसके बाद अपनी डायरेक्शन को थोड़े एंगल से ही चेंज करेंगे। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे माना यह जाता है कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो 99% से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे यहाँ पर चले गए थे फॉइल को क्रॉस करते हुए। उसमें से एक छोटा फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए और स्क्रीन पे जाकर पड़े, ठीक है। और बहुत ही छोट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में पार्टिकल, 1 in 20,000, यानी कि 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हो गया, यानी कि टकराने के बाद सीधा सीधा 180 डिग्री से घूम के वापस आ गया, ठीक है। अब ये जो 180 डिग्री से वापस आ गया तो इसके बेसिस पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या बनाई कि भाई एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे टकरा के हमारा पार्टिकल बिल्कुल सीधे आ गया, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गया। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने जो है क्या क्या कंक्लूजन यहाँ पर बनाए, तो पहला इन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी as most of the alpha particle pass through the foil undeflected। तो ज्यादातर क्या था, पार्टिकल्स यहाँ पर अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे स्क्रीन पे जाके टच हो गए, मतलब एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो पूरा खाली है, ठीक है। जबकि थॉमसन ने बोला था कि खाली नहीं है, कि पूरा पूरा भरा हुआ है। तो अब फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, अब कुछ जो थे वो आपके डिफ्लेक्ट हुए थे छोटे एंगल से। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैड presumed। तो यहाँ पर थॉमसन ने जैसे बोला था कि भाई मतलब जैसे कि बिखरा हुआ होता है पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जहां जहां पर होगा उससे क्या होगा, उससे रिपल्सिव फोर्स लगा होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है 2He4 जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है इस पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, एंड यहाँ पर एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है एज पर थॉमसन मॉडल। तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन के कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया है कुछ पार्टिकल्स में, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। तो बाद में जब लाइक तीसरे वाले जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि भाई 20,000 में से एक जो है पार्टिकल वो ठीक उल्टा होकर वापस आ गया था, इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे एक बहुत ही छोटे से वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसने क्या करा है, अल्फा पार्टिकल को रिपेल करा है और डिफ्लेक्ट कर दिया है बाय 180 डिग्री। ओके, तो कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। तो बाद में ये पता लगा कि भाई मतलब जो रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद कुछ कैलकुलेशन की, तो फिर ये हमें पता लगा कि यहाँ पर जो है आपका क्या बोलते हैं, जो पूरा का पूरा आपका वॉल्यूम है पूरे एटम का, उसके कंपेयर में यहाँ पर जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, मतलब इतना कम है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। यानी कि 99% एटम आपको यहाँ पर खाली दिख रहा होगा, बाकी 1% जो एटम का रीजन होगा उसके अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज पूरा भरा हुआ है। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10 मीटर के आसपास इसकी रेडियस होती है, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻15 मीटर। तो न्यूक्लियस की जो है वो आपकी 10⁻15 होती है, ठीक है। और ये 10⁻15 कितना होता है, पिकोमीटर होता है 10⁻12 फेम्टो, ठीक है, 1 फेम्टोमीटर। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻15, तो इतनी आपकी रेडियस होती है किसकी, न्यूक्लियस की। तो वन कैन अप्रिशिएट दिस डिफरेंस इन साइज बाय रियलाइजिंग। तो यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये देते हैं यहाँ पे कि लाइक आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि मान लो एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ एटम है वो यहाँ पर आपका लगभग लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है। तो क्रिकेट बॉल अगर मान लो, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना कि मतलब एक आपने स्टेडियम लिया, उस स्टेडियम का जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर है और उसके बीच में आपने क्या रखा है, क्रिकेट बॉल को रखा है, तो इतना बड़ा यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो 5 किलोमीटर रेडियस आप खुद सोच सकते हो, 5 किलोमीटर रेडियस का सर्कल कितना बड़ा होगा, और उसके ठीक सेंटर पे आप जाके एक छोटी सी क्रिकेट की बॉल रख दो, तो क्रिकेट की बॉल का साइज और 5 किलोमीटर रेडियस का सर्कल कितना बड़ा होता है। तो वैसे ही आप यहाँ पर जो है अनुमान लगा सकते हो कि पूरे एटम का साइज और पूरे न्यूक्लियस का साइज कितना डिफर करता है, ठीक है। तो उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजंस रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने अपना यहाँ पर मॉडल बताया
और उसमें उन्होंने ये बोला, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में, कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम was densely concentrated in extremely small region। जो पॉजिटिव चार्ज था और जो सारा का सारा मास था वो एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेट था, और ये वाला जो छोटा सा रीजन था इसको न्यूक्लियस का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो न्यूक्लियस का नाम जो यहाँ पर किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था इस छोटे से रीजन को। उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं, और बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। किसमें कर रहे होते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, जिसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं। Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of the sun and the electrons that of revolving planet। यानी कि रदरफोर्ड के जो यहाँ पर इन्होंने जब ये सेकंड पॉइंट बताया, तो इसके इस वाले मॉडल ऑफ एटम को इस तरीके से समझा गया कि जैसे कि सन होता है आपका, सन सन बिल्कुल सेंटर में है, उसके चारों तरफ के प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है, अपने अपने ऑर्बिट्स में। तो उसी तरीके से यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, एंड न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत ही हाई स्पीड से। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हेल्ड है, मतलब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे आपका जो प्लैनेट्स है वो सन से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम खत्म होता है। तो ये सारे पॉइंट जितने भी हैं, आप प्लीज एक बार चाहो तो, आपको एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड करके ही एक बार खुद से भी इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो इसके कुछ पॉइंट्स को लिखना, तो आप इनके पॉइंट्स को लिख भी सकते हो। और लिख नहीं रहे हो तो प्लीज कोशिश ये करो कि भाई हफ्ते 10 दिन में एक बार जो भी चैप्टर आप पहले पढ़ लेते हो उसको एक बार थोड़ा सा देख लिया करो, रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हो गया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हो गया। अब आप मेरे को बताओ, आपको इसमें कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आया, और समझ आ गया या नहीं आया जो भी है बता दो। सर इसके नोट्स कैसे बनाएंगे? जो आपने हाईलाइट कर रखा है वो पॉइंट को लिखेंगे? नहीं, लिखना जरूरी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि भाई आप इन सब में अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी है? सर मेरे पास आईएससी की है। आईएससी। तो नहीं, आईएससी मतलब एनसीईआरटी थोड़ी होगी फिर वो। नहीं, इसमें हाँ कुछ पॉइंट है बस। हाँ, तो आप एक काम ये कर सकते हो ना, एनसीईआरटी, आप कहाँ रहते हो? सर मैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। तो वहां पर जैसे ना, जैसे कोई वो होती है ना, बुक शॉप्स होती हैं जो पुरानी बुक्स को सेल करते हैं, तो उनसे आप हम्म। एनसीईआरटी ले सकते हो। वो आई थिंक कितने 50-60% रेट में दे देते हैं। तो पुरानी एनसीईआरटी भी मिल जाएगी, तो वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर आपका कोई जूनियर हो, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन आसपास में, दोस्त वगैरह कोई भी रहता हो, तो 11th की एनसीईआरटी आप उनसे ले लो, जिसके काम की नहीं हो। या फिर अगर नहीं ऐसे मिल रही है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप परचेज कर लो, ठीक है। तो लाइक ये जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको भी ऐसे ही कुछ हाईलाइट करना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आप खुद से भी ये चैप्टर खत्म होने के बाद लाइक आप खुद से भी एक बार रीड कर लो, एंड जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उसके बाद आपको उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हो अपनी बुक में, ठीक है। तो ऐसे कर लो। एनसीईआरटी ये वाली आई थिंक 11th की जो है, मेरे हिसाब से शायद 150 के राउंड की होगी। तो देख लेना अगर ले पाओ तो, ठीक है। वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि जितना सस्ते में काम हो जाए उतना बढ़िया है। और अगर खाली पीडीएफ से कर सकते हो रिवाइज तो पीडीएफ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो यार, केमिस्ट्री और बायो में मेरे को सबसे सही बुक एनसीईआरटी लगती है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें ये सिलेबस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो यही प्रेफर करता हूँ। और फालतू में मैं क्या है, क्योंकि देखो यहाँ क्या है ना, केमिस्ट्री और बायो एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके एक पेज में इतना सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट लिखवाओ वो कुछ समझ नहीं आता है। तो इससे बेटर है कि लाइक बुक ही लेके बैठो, सारी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स में तो क्या होता है कि भाई, मतलब ये है कि बहुत सारी फालतू की चीजें दे रखी होती हैं, अलग अलग टाइप से डेरिवेशन दे रखे होते हैं, तो डेरिवेशन तो हमारे काम के हैं नहीं, ठीक है। तो थ्योरी हमारे काम की होती है। तो केमिस्ट्री और बायो की थ्योरी देखो पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एनसीईआरटी लेके रिवीजन इसी से करते रहोगे, एनसीईआरटी बुक से, तो बहुत अच्छा रहेगा। बताओ, हाँ, क्या पूछना था? सेकंड पॉइंट कौन सा वाला?
ये अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, ये वाला। ऑर्बिट वाला। तो ये तो इजी है, ऑर्बिट वाला क्या है भाई? भाई रदरफोर्ड ने यही तो बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और बहुत ही हाई स्पीड से करते हैं, किस में करते हैं? सर्कुलर पाथ में करते हैं। और इन्हीं सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। बस इतनी सी तो बात है ये, ठीक है। जो आपके शेल होते हैं ना, शेल, KLMN, शेल आपने पढ़े होंगे। तो वही शेल और ऑर्बिट सेम चीज है। और इन्हीं के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये लाइक सारी चीजें जो है ना इमेजिनरी है, मतलब ऑर्बिट्स वगैरह ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एटम को माइक्रोस्कोप में देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिख रहे होंगे किसी सर्कुलर पाथ में। मतलब वो एक्चुअली में सर्कुलर पाथ में घूम रहे होंगे, लेकिन क्या है कि वो आपको सर्कुलर कोई लाइन नहीं दिखेगी वहां पे कि हाँ भाई ये ट्रैक है इनका बना हुआ, इस ट्रैक के ऊपर ये लोग घूमते हैं। तो ये ऑर्बिट्स वगैरह ये सारी इमेजिनरी चीजें हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। और जो BSc कर रहे हैं अभी उनके लिए तो ये सब चीजें आसान ही होंगी, क्योंकि उन्होंने तो फिर से पढ़ रखा होगा ये केमिस्ट्री में। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड क्या मॉडल का सेकंड पॉइंट? तो रदरफोर्ड मॉडल का सेकंड पॉइंट अभी तो बताया मैंने, ये वाला यही तो था। सर सर जो आप पहले बोल रहे थे वो वाला। अच्छा, ये जो ऊपर था यहाँ पे। यस सर। तो अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। तो देखो क्या था ना, ज्यादातर आपके जो अल्फा पार्टिकल थे वो तो आपके सीधे सीधे चले गए थे, क्योंकि जो एटम का मास था वो खाली था, ठीक है। तो ये फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, जो सामने फिगर बना है, ये ब्लू ब्लू कलर के क्या है? आपके एटम्स हैं। और एटम के बीच में आप देख रहे हो सारा का सारा क्या है? खाली स्पेस है, ठीक है। और ये क्या है ना, जो एटम आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, इसके जो बीच में सेंटर में जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो आपका न्यूक्लियस है। तो ब्लू कलर वाले रीजन में से भी क्या हो रहे थे? पास हो जा रहे थे। लेकिन आप यहाँ पर ये देखोगे, जैसे ये दिख रहा है, ये वाला एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया ये, और उसके बाद यहाँ से जैसे ये टकराता है तो देखो ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये उसी डिफ्लेक्टेड पार्टिकल की बात हो रही है। या मान लो ये वाला एक अल्फा पार्टिकल इधर से कोई आया, और ये न्यूक्लियस से हल्का सा पास से गुजरते ही क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। तो जो पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब से निकल रहे थे वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, तो उसी के बारे में लिखा है। और डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे थे? क्योंकि जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास पहुंच रहा था तो न्यूक्लियस में क्या थे? प्रोटॉन्स थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे। और जो आपका ये था अल्फा पार्टिकल, उस पर भी क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे। रिपेल करने की वजह से क्या होगा? ये डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल। और जो क्या हुआ? बिल्कुल सीधे सीधे आए, मतलब बिल्कुल एकदम सेंटर में आए, जैसे ये वाला देख सकते हो। यहाँ पर जैसे दिया तो नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि लाइक ये अगर आपका एटम था और ये आपका न्यूक्लियस था, तो कोई अगर पार्टिकल बिल्कुल ऐसे सीधा आया और न्यूक्लियस से टकरा गया, न्यूक्लियस से टकराने के बाद बिल्कुल ये वापस से फिर से ऐसा चला जाए, ठीक है। तो ये आपका 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन था। और ऐसे जो पार्टिकल मिले थे वो मिले थे 1 in 20,000, यानी कि 20,000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो यही था बस। यस सर। चलो उसके बाद ये देख लेते हैं जल्दी से, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये चीजें आपको पहले से पता भी होंगी, ठीक है। अभी ये बच्चे नहीं है कि मतलब ये सब चीजें भी नहीं आती हैं आपको। तो एटॉमिक नंबर जो भी है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है, फिर आपका मास नंबर होता है, ये मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, यानी कि ये जो स्टेट होती है, ये स्टेट कौन सी होती है इसकी? ग्राउंड स्टेट। यानी कि देखो, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होगा उसको Z से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। यानी कि जितना भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, ये बात की गारंटी 100% है। लेकिन इलेक्ट्रॉन उतने होंगे या नहीं होंगे, इस बात की 100% गारंटी नहीं है। इस बात की गारंटी कब होगी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर उतने होंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर है, ये तब होगा जब ये आपका न्यूट्रल एटम होगा,
न्यूट्रल एटम का मतलब है कि इस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना कोई नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी एटम के ऊपर है इसका मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड किया गया, कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तब ये चीज नहीं होगी, लेकिन अगर न्यूट्रल एटम होता है, एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके नंबर बराबर होगा किसके, एटॉमिक नंबर के। और प्रोटॉन तो हमेशा होगा ही होगा, चाहे चार्ज हो या ना हो, दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो ये ये एटॉमिक नंबर की बात हो गई। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान और रखनी है कि यहाँ पर जो है जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों को न्यूक्लियस के अंदर, देखो क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बाहर सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में मिला के हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल हैं, न्यूक्लियस के कौन कौन पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल है उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं, और न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, ठीक है। और उसके बाद है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर। तो न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल नंबर होगा वही मास नंबर होता है, यानी कि मास नंबर जो हो गया वो क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीज भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मास नंबर जो होता है बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। फिर उसके बाद है आइसोबार आइसोटोप, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत आइसोटोप के बारे में देखा था। तो आइसोटोप पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप। यानी कि आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दिया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ये भी ध्यान रखना, 1H1, 1H2 और 1H3। इसे कहते हैं प्रोटियम, इस वाले को कहते हैं ड्यूटेरियम, और इस वाले को कहते हैं ट्रिटियम, ठीक है। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो आप नीचे देख रहे हो, नीचे हमेशा जो लिखते हैं हम वो आपका एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो यहाँ पर लिखते हैं जैसे 1 2 3 जो मैंने लिखा है ये क्या होता है, मास नंबर होता है। तो इन तीनों में क्या चीज सेम है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है या न्यूट्रॉन सेम है, बताओ, बोलो। कल भी बताया था शायद, ये कल या परसों। प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर, और बाकियों का क्या कहना है, इलेक्ट्रॉन सेम है इसमें, नहीं सेम है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। हाँ। दोनों सेम। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके दोनों सेम होते हैं किसी भी दो या दो से ज्यादा आइसोटोप में। जो चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन का होता है। तो 1H1 में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कोई भी प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। और नहीं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, प्रोटॉन और मतलब जो भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी, 1 प्रोटॉन है और आपका यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन जो आपका ड्यूटेरियम है उसमें एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में जो है एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन तीनों के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ईच है, यानी कि प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो, ट्रिटियम हो, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटियम में क्या है, 1 प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटियम के केस में यहां पर क्या होगा, ओनली 1 प्रोटॉन। जो ड्यूटेरियम है उसमें क्या होगा, 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। और जो आपका ट्रिटियम है उसके अंदर क्या होगा, 1 प्रोटॉन होगा प्लस 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जो रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज है उसमें 99.985% जो हाइड्रोजन होता है वो आपका प्रोटियम वाला होता है। यानी कि नेचर में जो हाइड्रोजन पाया जाता है टोटल, उसमें से 99.985% हाइड्रोजन आपका 1H1 वाला होता है, 0.015% ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। और बाकी का जो बचा कुछ है जो कि बिल्कुल ना के बराबर है वो आपका ट्रिटियम होता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि द लेटर आइसोटोप ऑफ इज फाउंड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही ना के बराबर मिलता है ये 1H3 वाला।
और उसके अलावा यहाँ पर जो है इन्होंने आइसोटोप के और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो आइसोटोप के और एग्जाम्पल कौन से दिए हैं, कार्बन वाला दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, C612, C613 और C14, ठीक है। तो तीनों के देख सकते हो एटॉमिक नंबर सेम है, मास यहाँ पर अलग अलग है। उसी तरीके से क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक में आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने, आपके 18 हैं, और एक में आपके न्यूट्रॉन्स 20 हैं क्लोरीन के केस में। तो ये आपकी बात हो गई आइसोटोप की, ठीक है। तो और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान ये रखनी है कि कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एटम की, वो कंट्रोल की जाती है बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और तो इसी वजह से क्या है कि सारे के सारे यहाँ पर जो आइसोटोप होते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट के, वो केमिकल बिहेवियर जो शो करते हैं वो सेम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो यहाँ पर सेम है आइसोटोप के अंदर, तो यहाँ पर सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी आइसोटोप की वो सेम होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। आइसोटोप का जो केमिकल बिहेवियर है सेम होता है। अब यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है, ठीक है, इसको चलो डिस्कस कर लेंगे बाद में। और आइसोबार यहाँ पर और देख लो, आइसोबार यहाँ पर दिया था कि नहीं दिया था, आइसोबार ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइसोबार्स कौन होते हैं, विद सेम मास, इनमें सेम मास नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। एग्जांपल है यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन। तो 6C12 और 6C14 और 7N14। तो नाइट्रोजन और जो कार्बन है इनका जो मास नंबर होता है कितना होता है, 14 होता है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे जो स्पीशीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, और एटॉमिक नंबर वगैरह लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ये Z क्या है, आपका एटॉमिक नंबर है, और ये क्या आपका एटॉमिक मास नंबर है, और X क्या है, आपका एलिमेंट हो सकता है कोई भी, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो यहां तक हमने कर लिया, बाकी का हम करेंगे कल, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैं अभी टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। कल सुबह की क्लास का क्या टाइम होगा मैं अभी ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। अब आप लीव कर सकते हो।